ये क्या हो गया? हम लोग चलते चलते इतने घने जंगल में आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा आगे कहाँ जाएं। मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी है। चलो देखो, सामने एक तालाब भी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों तालाब के पास जाते हैं और जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ तालाब में डालते हैं, तभी उनके हाथों में ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के आ जाते हैं। अरे ये क्या, हमारे हाथ में इतना सारा खजाना! ये तो सच में कमाल हो गया। अब तो हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए, अब हम माला माल होने वाले हैं। हाँ, तुम सच कह रहे हो। हम बेफालतू में दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढते थे। अब जल्दी जल्दी इसी में से सारा खजाना निकाल कर अपनी पोटली में भर लेते हैं। दोनों खजाना लेकर अपनी पोटली में डालने लगते हैं। तभी अचानक सारा खजाना गायब हो जाता है और उनके हाथ जल जाते हैं। वाह! ये क्या, मेरा हाथ जल गया, हमें मरना नहीं है। तभी अचानक तालाब में तेज रोशनी फैलती है और एक नीले रंग का फूल तालाब के ऊपर बीचों बीच आ जाता है, जो जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख हो तुम लोग, फंस गए ना मेरे जाल में। अब तुम लोग कभी नहीं बचोगे। कौन हो तुम? और एक फूल कैसे बोल सकता है? जरूर जादुई मालूम पड़ते हैं। मुझे छोड़ दो, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई। मेरा रहस्य सुलझाना तुम्हारे बस की बात नहीं। अब तुम्हारी मृत्यु यही है, क्योंकि मेरा अभिशापित पानी अभी भी तुम दोनों के हाथ में लगा हुआ है। तुम दोनों नहीं बच पाओगे। फूल जोर जोर से हंसने लगता है और तभी मोहन और बिरजू दोनों अपने आप तालाब के नजदीक खिंचने लगते हैं। ये क्या, मैं तालाब के अंदर क्यों जा रहा हूँ? मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं रुक नहीं रहा। दोनों कुछ नहीं कर पाते और तालाब उनको निगल जाता है और उसके बाद एकदम सब शांत हो जाता है। ये कहानी है 6 महीने पहले की, जब रमेश नाम का मछुआरा जाल लेकर तालाब के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहा था। हे ऊपर वाले, आज तो कृपा कर देना, आज जाल में कुछ मछलियां फंस जाएं। अगर मेरे जाल में मछली ना फंसी तो मैं अपनी जवान बहन की शादी कैसे करूंगा? कुछ तो मेहरबानी करना, हे ऊपर वाले। इतना कहकर रमेश अपना जाल खींचता है, पर उसमें एक भी मछली नहीं फंसती। मैं और मेरी फूटी किस्मत, हम दोनों कभी साथ नहीं देने वाले हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं अपनी बहन की शादी सही वक्त पर नहीं कर पाऊंगा। वो जमींदार का बेटा, जो वैसे ही मेरी बहन पर गंदी नजर रखता है, वो कुछ गलत कर देगा? नहीं, ये मछली पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला। एक काम करता हूँ, महाराज के पास जाता हूँ, महाराज जरूर कोई मदद करेंगे। रमेश राजमहल की ओर निकल पड़ता है और जैसे ही राजमहल के गेट पर पहुंचता है, तभी राजकुमारी चांदनी पेड़ के पीछे से उसे देख लेती है। ये कितना खूबसूरत है और इतना सुंदर व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अगर ये मुझे पति के रूप में मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। चांदनी रमेश के पास जाती है। रमेश, तुम बहुत सुंदर हो। तुमको पहली नजर में देखते ही मुझे प्रेम हो गया। तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आप कौन हैं? आप तो राजकुमारी लग रही हैं। हाँ, मैं राजकुमारी चांदनी हूँ और मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तुम मुझे अपना लो। नहीं, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। मैं एक साधारण मछुआरा हूँ और आप एक राजकुमारी। मैं आपके प्रेम में पड़कर अपनी और अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, हम दोनों का कोई मेल नहीं है। तुम सोच लो, तुम एक राजकुमारी को मना कर रहे हो। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं एक राजकुमारी को अपने दिल में जगह दूं, ये भी बड़ी कीमत है।
मैं ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर रमेश आगे बढ़ जाता है। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे ठुकरा दिया। अब देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पिताजी से मदद मांगने आए हो। अब देखो मैं तुम्हारी कैसे मदद करती हूँ। पिताजी की सबसे कीमती चीज की चोरी का इल्जाम मैं तुम पर लगाऊंगी। चांदनी चोरी चुपके महाराज के कक्ष में जाती है और वहाँ से उनके मुकुट का हीरा निकालकर रमेश के पास आ जाती है। आप यहाँ पर क्यों आई हैं राजकुमारी? आप यहाँ से चली जाइए। मैं महाराज का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे महाराज से काम है। आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे विवाह की बात करने नहीं आई हूँ। बस सोचा कि तुम दिल के कितने नेक हो। तुम्हारा चेहरा एक बार फिर देखने का मन कर गया, इसलिए आ गई। राजकुमारी चांदनी रमेश के नजदीक जाती है और उसे गले लगा लेती है। ये आप क्या कर रही हैं राजकुमारी? जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। राजकुमारी जाइए आप। उसी वक्त चांदनी उसकी जेब में वो हीरा डाल देती है। गलत मत समझो तुम, बस तुम्हें ऐसे ही गले लगाने का मन किया इसलिए लगा लिया, और कुछ नहीं। अब तुम जाओ, पिताजी भी राजमहल में आने ही वाले होंगे। रमेश वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हे भगवान, पता नहीं राजकुमारी को क्या हो गया है। ये मेरे आगे पीछे इस तरह क्यों घूमती हैं? मेरा तो दिल भी घबरा रहा है, पर जो भी हो मुझे महाराज से बात करनी है। रमेश दरबार में जाता है, तभी महाराज आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? महाराज, मैं गरीब मछुआरा हूँ। मेरे जाल में ढंग से मछलियाँ नहीं फंसती और मेरी एक जवान बहन है, उसे ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता। अगर कुछ धन मिल जाता तो मैं अपनी बहन की अच्छे घर में शादी कर देता। ये तू कैसी बातें कर रहा है? यहाँ पर मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? मैं तुम्हारी बहन की मदद करूंगा। चल जा यहाँ से, तू दिखने में भी भिखारी जैसा लग रहा है। महाराज, भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए। मेरी बहन जवान है, उसे एक अच्छे घर में शादी करना है। आप तो हमारे राजा हैं, हमारे पिता बराबर हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन हमारी मदद करेगा? अरे जाजा, तुझ जैसे भिखारी हमारे राज्य में भरे पड़े हैं। अगर मैं ऐसे ही तुम लोगों की फालतू में मदद करता रहा तो एक दिन पता चला मैं खुद ही भिखारी बन जाऊंगा। जा यहाँ से। तभी राजकुमारी चांदनी आ जाती है। पिताजी, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसकी शक्ल ही इस पर शक कर रही है। आप इसकी तलाशी करवाइए। मैंने इसे देखा था कि ये हमारे महल के प्रांगण में चोरी चुपके घूम रहा था। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बिना मेरी अनुमति के तुम मेरे राजमहल के परागण में टहल रहे थे? सैनिकों, इसकी तलाशी लो। महाराज, नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। आप मुझ पर तरस खाइए। महाराज, नहीं, तुम जैसे आदमी आते ही राजमहल में चोरी करने के लिए हो। सैनिकों, इसकी तलाशी करो। सैनिक रमेश की तलाशी करते हैं और उसके जेब से वही कीमती हीरा निकलता है। ये क्या? मेरी जेब में ये कीमती हीरा कैसे निकला? महाराज, मैंने इसे नहीं चुराया है। मैंने नहीं चुराया महाराज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा सबसे कीमती हीरा और ये मेरे ताज में रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल में आकर मेरे हीरे की चोरी करने की? सैनिकों, मारो इसे और मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ दो। महाराज, कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ये नहीं चुराया। मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए। रमेश रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने उस पे तरस नहीं खाया। सैनिक उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे लगातार पीटते रहे, जिससे रमेश बुरी तरह घायल हो चुका था। इसे ले जाकर राजमहल से बाहर फेंक दो और आगे कभी मेरे महल के आसपास भटकना मत, वरना तुम्हारी अगली बार जान ले लूंगा। सैनिक रमेश को महल से बाहर ले जाने लगता है। तभी राजकुमारी रमेश के पास आती है और उससे कहती है, मैंने कहा था ना,
मुझे ठुकराने की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखो मैंने तुम्हारी क्या हालत करवा दी। सैनिकों, लेकर जाओ इसे। सैनिक रमेश को महल के बाहर फेंक देते हैं। ये क्या हो गया? मैंने तो कोई चोरी नहीं की। फिर वो हीरा मेरी जेब में कैसे आया? हाँ, याद आया। राजकुमारी ने मुझे गले लगाया था। शायद उन्होंने ही चोरी चुपके वो हीरा मेरी जेब में डाल दिया होगा और ये चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया। अब मैं क्या करूं? शाम भी होने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए। रमेश घर आता है। तभी सुमन उसे देखते ही परेशान हो जाती है। भैया, भैया क्या हुआ? आप इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गए और आपके शरीर पर इतने सारे जख्म भी हैं। कुछ नहीं बहन, बस ऐसे ही मछली पकड़ने गया, गिर पड़ा था, इसीलिए कुछ जख्म आ गए हैं। ठीक हो जाऊंगा। भैया, आप फिर झूठ बोल रहे हो। ये कहीं गिरने के निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बुरी तरह मारा है। भैया बताइए ना, किसने आपको मारा? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे बहन, तू बेफालतू में परेशान हो रही है। जाकर सो जा। मैं थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना है। जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। जा। सुमन चली जाती है। तभी रमेश की नजर सुमन के पैबंद लगे कपड़ों पर पड़ती है। मैं कैसा नालायक भाई हूँ, अपनी बहन को पैबंद लगे कपड़े पहनाकर रख रहा हूँ। अगर किसी की नजर पड़ गई तो क्या कहेगा? अब कुछ भी हो जाए, मैं कल मछली पकड़ने जाऊंगा। शायद भगवान इस बार मेहरबानी कर दे। दोनों सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में राजकुमारी परेशान होकर अपने कक्ष में घूम रही थी। तभी महाराज आ जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आखिर क्या ऐसी चिंता है जो मेरी पुत्री को इतना अंदर ही अंदर खाए जा रही है? मुझसे कहो बेटी। पिताजी, वो मछुआरा रमेश सुबह राजमहल आया था। मैंने उसे पहली बार देखा और उससे प्रेम हो गया। मैंने उसे अपनी दिल की बात कही तो उसने मुझे ठुकरा दिया और मुझे अपमानित करके चला गया। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। एक मछुआरे की इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरी शहजादी को ठुकराने की हिम्मत की। उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सैनिकों, जाओ और कल सुबह उसकी बहन को उठाकर जंगल के पास वाले तालाब के पास लेकर आना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पिताजी, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने मेरा बदला लेने के लिए उसकी बहन को मोहरा बनाया। हाँ, क्यों नहीं? आखिर तुम हमारी शहजादी हो। किसी ने हमारी शहजादी का दिल तोड़ दिया, मैं उसे छोड़ कैसे सकता हूँ? अब तुम आराम से सो जाओ। कल सुबह तालाब के किनारे तुम्हें जो मन करे वो करना। फिर देखना कैसे बदला लेते हैं हम उस मछुआरे से। हाँ पिताजी, क्यों नहीं। आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने किसको ठुकराया है, इस राज्य की राजकुमारी को। फिर अगली सुबह होते ही रमेश तैयार हो जाता है और अपना जाल लेकर घर से बाहर निकलता है। सुमन, मैं तालाब में मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जी भैया, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और आप भी बुरी तरह से घायल हो, जल्दी घर आ जाना। मैं आपके लिए हल्दी वाला लेप बना कर रखूंगी। हाँ मेरी राजकुमारी, क्यों नहीं आ जाऊंगा। जिसकी फिक्र करने वाली इतनी प्यारी बहन हो, वो भला घर से ज्यादा दूर कैसे रह सकता है। मैं आ जाऊंगा। रमेश तालाब के किनारे चला जाता है और जाल डालकर बैठ जाता है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है और जैसे ही जाल खींचता है, ये क्या, 2 घंटे से बैठा हूँ पर मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है। ऐसे तो लगता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा। राजा ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया और ऊपर से मेरी बहन पुराने कपड़े पहनती है। मैं ढंग से उसे कपड़े भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जाकर कोई मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ ताकि 2 पैसे आ जाएं, जिससे मैं अपनी बहन को अच्छे से कपड़े दिला सकूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। नहीं तो ये मछलियाँ पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। इतना सोचकर रमेश तालाब के किनारे ही अपना जाल छोड़कर नए काम की तलाश में निकल जाता है।
वहीं जंगल की दूसरी तरफ राजा और राजकुमारी तालाब के पास आते हैं। पिताजी, इतना वक्त हो गया, लेकिन अभी तक सैनिक उसकी बहन को लेकर क्यों नहीं आए? चिंता मत करो, वो आ ही रहे होंगे, तुम फिक्र मत करो। तभी सैनिक सुमन को लेकर तालाब के पास आ जाते हैं। महाराज, राजकुमारी, आपने हमें क्यों उठाया है और यहाँ पर क्यों बुलाया है? मुझे जाने दीजिए, अगर मेरे भैया को पता चलेगा तो वो बहुत परेशान होंगे। तुम्हारा भाई एक गरीब मछुआरा है और वो मछुआरा होकर मेरी बेटी को ठुकराने की हिम्मत कैसे की? अब उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे भाई के साथ विवाह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। अब उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये आप कैसी बात कर रही हैं? राजकुमारी, आप एक राजकुमारी हैं और मेरा भाई एक मछुआरा। इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है, तो फिर मेरा भाई ये रिश्ता कैसे मान लेगा? मुझे वो सब नहीं पता, बस उसने मेरा दिल तोड़ा है, उसका मैं बदला लेना चाहती हूँ, ताकि उसे भी पता चले कि एक राजकुमारी का अपमान करने की क्या कीमत होती है। तुम्हें जो अच्छा लगे राजकुमारी, तुम इसके साथ कर सकती हो। पिताजी, मैं इसे जान से मारना चाहती हूँ। ऐसा मत कीजिए राजकुमारी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा भाई टूट जाएगा, वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। मैं यही तो चाहती हूँ, वो भी तड़पे जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है। चांदनी अपनी तलवार निकालती है और सुमन का सिर काट देती है और उसे तालाब में फेंक देती है। पिताजी, अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ। अब जब उस मछुआरे को पता चलेगा कि उसकी बहन मर चुकी है, तो वो छटपटा जाएगा, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलो ठीक है पुत्री, अब चलो हम राजमहल चलते हैं। देखो, शाम होने वाली है, हमें राजमहल पहुंच जाना चाहिए। दोनों चले जाते हैं। तुरंत तालाब का पानी नीला हो जाता है और अजीब सी चमक फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम को रमेश थककर झोपड़ी के बाहर आकर बैठ जाता है। अरे सुमन, मुझे एक गिलास पानी दे दो बहन, बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं जानता हूँ आज भी मैं पैसे कमाकर नहीं ला पाया, पर क्या करूँ, मेहनत करता हूँ फिर भी फल नहीं मिलता। पानी दे दो बहन। पर घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। ये क्या हो गया? वो घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही है? क्या हो गया? आखिर उसकी तबीयत तो ठीक है। रमेश घर में जाता है और देखता है कि सुमन नहीं है। ये क्या, घर में सुमन नहीं है और घर पूरा खाली है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? सुमन कहाँ जा सकती है? मुझे जाकर उसे अभी ढूंढना चाहिए। रमेश पड़ोसन कौशल्या के पास जाता है। कौशल्या काकी, आपने मेरी बहन को देखा? वो घर पर नहीं है, रात हो गई है और रात के वक्त वो घर से बाहर कभी नहीं जाती है। तू अपनी बहन की शादी नहीं करा रहा था, इसलिए शायद भाग गई होगी किसी के साथ। अब तू भी ढूंढना छोड़ दे और तू भी अपने लिए कोई लड़की ढूंढकर शादी कर ले, समझा? ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो बहुत नेक है, आप उस पर कलंक मत लगाइए। पूरा गांव जानता है कि तेरी बहन की उम्र 23 साल की हो गई है और आए दिन किसी न किसी पुरुष से बात करती थी। उसे अब तू भी ढूंढना छोड़ दे। कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ मेरी बहन इतनी गलत नहीं है। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है जो मुझे नहीं पता, पर मैं ये पता करके रहूंगा कि आखिर मेरी बहन कहाँ है और किस हाल में है। रमेश अपनी बहन को ढूंढता रहता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर सुमन का कुछ पता नहीं चलता। 3-4 दिन हो गए, मेरी बहन का कोई पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई है। अब क्या करूं? भूख से बुरा हाल है, मछली पकड़कर ही जीना पड़ेगा। इस पापी पेट को लेकर बैठ भी नहीं सकता हूं। अब पहले वाले तालाब में नहीं जाऊंगा, दूसरे वाले तालाब में जाऊंगा। शायद उस तालाब के पास मुझे ढेर सारी मछली मिल जाएं। रमेश जंगल की दूसरी तरफ वाले तालाब पर जाता है। अरे,
ये तालाब तो बिल्कुल अलग है। इसका पानी भी इतना नीला है। लगता है इसमें ढेर सारी मछलियां होंगी। अब मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ लूंगा। रमेश जाल डालता है और जाल में खजाना फंसता है। ये क्या? ये तो मछलियों के बदले खजाना फंस रहा है मेरे जाल में। पर मुझे खजाना नहीं चाहिए, मछलियां चाहिए। रमेश खजाना तालाब में फेंक देता है। फिर तालाब में जाल डालता है, लेकिन जाल में फिर खजाना फंसता है। क्या हो रहा है? मेरे जाल में सिर्फ खजाना ही खजाना क्यों फंस रहा है? जबकि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मछलियां चाहिए। मुझे मेहनत का खाना है। तभी तालाब के बीच एक नीला फूल निकलता है और उससे एक आवाज आती है, ये खजाना ले लो, ये तुम्हें बहुत अमीर बना देगा। तुम्हें गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत गरीब हो और एक एक रुपए का मोहताज हो। ले लो, तुम्हें गांव में सभी धनी व्यक्ति कहेगा। नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। यही धन की वजह से मैंने राजमहल जाकर मदद मांगी थी, पर वही धन सब कुछ बिगाड़ गया। मेरी बहन मुझसे छिन गई, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। गांव वाले मेरी बहन को कलंकित कह रहे हैं। अब मैं धन नहीं लूंगा। मैं अपनी मेहनत से जो भी कमाऊंगा वही स्वीकार करूंगा। रमेश अपना सारा खजाना तालाब में फेंक देता है और रमेश थके हारे घर आकर सो जाता है। तभी आधी रात को सपने में तालाब की आवाज आती है, रमेश तुम आ जाओ, तुमने वो धन क्यों ठुकराया? उस पर तुम्हारा हक है, तुम वो धन ले जाओ, वो सब तुम्हारा है। तभी रमेश की नींद टूटती है। ये क्या? तालाब की आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही है, जबकि मैं लालची भी नहीं हूँ। फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कुछ तो है जो मुझे वहां खींच रहा है। फिर रात बीत जाती है। सुबह झोपड़ी के बाहर रमेश बैठा रहता है। तभी सूरज आता है। क्या हुआ रमेश? कई दिनों से तू ईद का चांद हो गया, दिखाई भी नहीं देता। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, मेरी बहन कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से नई मुसीबत भी आ गई है। नई मुसीबत क्या है? कल मैं तालाब पर गया था और वहां मेरे जाल में 2 बार खजाना फंसा था, पर मैंने खजाना नहीं लिया। फिर रात को सपने में वही खजाना दिखा। खजाना? तू बेवकूफ है क्या रमेश? खजाना भी भला कोई छोड़कर आता है? खजाने की वजह से ही तुम्हारे घर में ये हाल हुआ है। तुम्हें तो धन ले लेना चाहिए। बिना मेहनत के जो भी मिलता है वो विनाश लाता है। उसके पीछे कुछ रहस्य होगा, इसीलिए मैंने उसे नहीं लिया। मैं अपनी मेहनत से जीना चाहता हूँ। रमेश वहाँ से चला जाता है। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। मुझे तो वो खजाना चाहिए ही। तभी सूरज घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है और तालाब के पास पहुँच जाता है। ये तालाब बिल्कुल नीला है और अजीब लग रहा है। जल्दी से हाथ डालकर खजाना निकाल लूं। सूरज हाथ डालता है और खजाना फंसता है। ये तो सचमुच खजाना है। रमेश सही था। अब मैं सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। मैं इस तालाब का सारा खजाना निकाल लूंगा। सूरज दोनों हाथ तालाब में डालता है। तभी तालाब में नीला फूल खिलता है। ये क्या? ये फूल पहले यहाँ नहीं था। कुछ ठीक नहीं लग रहा है और मेरी हथेलियों में जलन हो रही है। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं? तभी तेज रोशनी फैलती है और सूरज को तालाब अपने अंदर खींचने लगता है। सूरज चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर थोड़ी ही देर में सूरज तालाब में कहीं गायब हो गया, हमेशा के लिए। अगली सुबह रमेश घर से निकलता है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, कहीं मेहनत का 2 रुपए भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। एक काम करता हूं, सूरज के साथ दूसरे राज्य चला जाता हूं काम ढूंढने। पर ये सूरज दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कल शाम से मेरे पास एक बार भी नहीं आया है। रमेश पूरे गांव में सूरज को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। ये क्या? मैंने सब जगह देख लिया,
पर सूरज कहीं नहीं है। लगता है वो कहीं लालच में तालाब के पास तो नहीं चला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तालाब ने सूरज के साथ कुछ गलत तो नहीं किया होगा। मैंने तो उसे सच बताया था। मुझे जल्दी जाकर देखना चाहिए। रमेश तालाब के पास पहुंचता है। हे जादुई तालाब, मेरा दोस्त कहाँ है? सच सच बताओ। मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया था। वो जरूर तुम्हारे पास आया होगा। तुमने कुछ किया तो नहीं मेरे दोस्त के साथ? सच बताओ, बताओ मेरा दोस्त कहाँ है? फिर नीला कमल खिलता है और एक लड़की की रोने की आवाज आती है। ये क्या? ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, जैसे मेरा कोई अपना रो रहा हो। बताओ कौन रो रहा है और इसका रहस्य क्या है? मुझे जानना है। बताओ कौन हो तुम? नीले फूल से लड़की की आवाज आती है। अगर तुम मेरा रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें राजमहल जाना होगा। मैं तुम्हें इससे आगे कुछ नहीं बता सकती। अगर तुम सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें राजमहल जाना ही होगा। नहीं, मैं राजमहल नहीं जाऊंगा। एक बार गया तो मुझे निकाल दिया गया था। मैं राजमहल नहीं जाना चाहता। जो भी सच्चाई है तुम खुद बताओ। चाहे मर्जी से जाओ या ना जाओ, लेकिन इसके बाद ही तुम रहस्य जान पाओगे। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं राजमहल जरूर जाऊंगा। ये आवाज मेरे अपने की याद दिला रही है। रमेश भागते हुए राजमहल जाता है। महाराज, बताइए मेरी बहन कहाँ है? साफ साफ बताइए। मेरी बहन कई दिनों से लापता है। मैं सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ और वो नीले तालाब ने मुझे यहाँ भेजा है। बताइए कहाँ है मेरी बहन? क्या किया है आप लोगों ने मेरी बहन के साथ? मैंने राजकुमारी को ठुकरा दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सको। तभी राजा उठकर आते हैं और रमेश के पैर पकड़ लेते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? मुझ पर तरस खाओ। मैंने जो किया गलत किया, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। पर जब तुमने मेरी राजकुमारी को ठुकराया था, उसी वक्त सैनिकों द्वारा तुम्हारी बहन को उठवाकर तालाब के पास ले जाकर उसे मारकर तालाब में फेंक दिया था राजकुमारी ने। ये आप क्या कह रहे हैं? राजकुमारी ने मेरी बहन को मार दिया? आप लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर दिया? मेरा दुनिया में कोई नहीं था सिवाय मेरी बहन के। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। महाराज, आपने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया है। मेरी बहन, तू क्यों चली गई? इन पापियों ने तुझे बेरहमी से मार दिया। मैं माफी लायक नहीं हूँ। मैंने और मेरी बेटी ने जो किया है उसकी सजा मेरी बेटी को मिल गई है। देखो, ये मेरी बेटी एक मिट्टी की मूर्ति बन गई है। बस इसकी आंखों से आंसू बहते हैं, पर ये बोल नहीं पाती। मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे माफ करो। बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। ये मिट्टी की मूर्ति में घुट घुट कर जी रही है। जब तक तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ये कभी इंसान नहीं बन सकती है। मैं तड़प रहा हूँ। मेरी एक लौती बेटी है। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं बड़ा अपराध कर चुका हूँ, पर तुम बहुत नेक इंसान हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे पता है आपने बहुत भयंकर अपराध किया है, पर मैं इतना पत्थर दिल भी नहीं हूं कि किसी की तड़प देखकर चुप बैठ जाऊं। मैं तुम्हारी बेटी को फिर से ठीक करूंगा। तुम सच में बहुत महान हो रमेश। मुझे महान होने की जरूरत नहीं है। बताओ महाराज, मुझे क्या करना होगा जिससे आपकी पुत्री ठीक हो जाए? तुम्हें उस तालाब में कूदना होगा और फिर तुम्हारी बहन की रूह को आजाद करना होगा, क्योंकि मैंने एक साधु महाराज से पूछा था तो उन्होंने यही बताया। ठीक है, तो मैं उस तालाब में जरूर कूदूंगा।
लेकिन एक वजह है। अब क्या वजह बची है, बताइए। वो तालाब श्रापित हो गया है। तुम्हारी बहन का खून पड़ते ही तालाब श्रापित हो चुका है, तो तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। वैसे भी मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मेरी बहन चली गई तो वैसे भी जीकर क्या करूं। मैं जरूर जाऊंगा। इतना कहकर रमेश वहाँ से निकल पड़ता है और तालाब के पास पहुँचता है। मैं तुम्हारा रहस्य जान गया हूँ और तुम कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन हो। मैं तुम्हें आजाद करके ही रहूंगा। तभी नीले फूल से रोने की आवाज आती है। रो मत बहन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रमेश तालाब में कूद जाता है। जैसे ही तालाब के अंदर जाता है तो देखता है एक पिंजरे में सुमन की आत्मा कैद है। भैया, आप आ गए मुझे बचाने। आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेरी बहन, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया। मैं कैसा भाई हूँ कि अपना एक राखी का फर्ज भी नहीं निभा पाया। तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो बहन, लेकिन मैं तुम्हारी रूह को शांति जरूर दूंगा। रमेश पिंजरा खोल देता है। मैं आज बहुत खुश हूँ भैया कि आपको मेरी सच्चाई पता चल गई और मैं अब शांति से इस धरती लोक से जा सकती हूँ। लेकिन मैंने 3 लोगों की हत्या कर दी जो लालच में यहाँ आए थे इस तालाब में। आप उनकी आत्मा को भी आजाद कर दो। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। वो कहाँ हैं? यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर आपको तीनों की रूह मिल जाएगी। रमेश आगे बढ़ता है और थोड़ी ही दूर जाकर देखता है तो बिरजू, सूरज और मोहन तीनों की आत्मा कैद थी। मेरे दोस्त, तू आ गया। मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। मुझे आजाद कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। रमेश फूट फूट कर रोता है। मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था लालच मत करना, वरना एक दिन तुम्हें ये लालच कहां से कहां पहुंचा देगा। देखा, आज तुम हम सबको छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे दोस्त। हम सबने लालच किया। देखो, बिरजू और मोहन भी हमारे ही गांव के हैं। सभी लालच में पड़ गए थे। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमें ये सबक मिल गया कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा भयानक होता है। रमेश रोते हुए पिंजरे का दरवाजा खोल देता है, जिससे तीनों की रूह निकलती है और रमेश भी तालाब से बाहर आता है और देखता है कि तालाब फिर सामान्य पानी में बदल गया है। लगता है सारी आत्माओं के जाने से पूरा तालाब का श्राप खत्म हो जाएगा। तभी राजकुमारी और राजा वहां आ जाते हैं और रमेश के पैर पकड़ लेते हैं। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा राजकुमारी। मैंने तो तुम्हें बस इंसान होने के नाते ठीक किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया या तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब चली जाओ यहाँ से। सच में रमेश, तुम बहुत महान हो। मैं और मेरी बेटी ने तुम्हें कितना दुख दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। हमें एक मौका दो। हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। महाराज, अगर आपको सेवा करनी है तो आप अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान समझकर सेवा कीजिए। आपने मेरी बहन को जान से मार दिया। मैंने बस यही चाहा था कि मेरी बहन को अच्छे घर में शादी करके सुखी जीवन मिले। अगर आपने मुझे उस दिन धन दिया होता तो आज मेरी बहन की ये नौबत ना आती। अगर आप भला ही करना चाहते हैं तो प्रजा को अपनी औलाद समझकर सभी की मदद करिए। बस यही मेरी और मेरी बहन की आखिरी इच्छा है। इतना कहकर रमेश रोते हुए वहां से चला जाता है और बाकी की जिंदगी अपनी बहन की यादों में बिताता है। वहीं राजा और राजकुमारी
उन्होंने खुद ही अपने आत्मसम्मान का खून कर लिया था। जीने की वजह उनके पास भी नहीं थी। किसी की जान लेकर क्या कोई खुश रह सकता है?